प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज विथ वासु। मैं वीरेंद्र कुमार आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 का हिंदी विषय का प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे ऊपर आपको अनुक्रमांक लिखने हैं, यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 अंक का पेपर होगा। निर्देश प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक उनके सामने अंकित हैं। बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर एक स्थान पर ही लिखे। परीक्षार्थी अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्य लिखे, रोल नंबर जरूर लिखना है। प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा। पहला खंड देखिए, खंड ए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। इसमें 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 12 अंक का खंड। पहला प्रश्न, उत्साह कविता के कवि हैं नागार्जुन, निराला, सूरदास, जयशंकर प्रसाद। आपका सही उत्तर होगा निराला, ऑप्शन ब। प्रश्न 2, सूर्य के पद की भाषा है, तो सूर्य के पदों की भाषा है ब्रज। प्रश्न 3, सूरदास का जन्म हुआ था, सूरदास का जन्म बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, ऑप्शन स बिल्कुल सही आंसर है आपका। प्रश्न 4, संस्कृति का परिणाम है, तो संस्कृति का परिणाम सभ्यता कहलाती है, ऑप्शन स बिल्कुल सही। प्रश्न 5, वृद्धि संधि का उदाहरण है, तो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा वनौषधि, ऑप्शन स बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न 6, एक कहानी यह भी के लेखक कौन है, तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी की आत्मकथा है, जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में गद्य खंड में है। प्रश्न 7, आज़ाद हिंद फौज के सिपाही कौन थे, तो इसके सिपाही थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए प्रश्न 8 का, में एक प्रत्यय जुड़ा है, समाज प्लस एक, ऑप्शन स बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न 9, गोपियों ने उद्धव को कटाक्ष में कहा है, तो कटाक्ष में व्यंग्य में उन्होंने भाग्यशाली बताया है कि उद्धव तुम बड़भागे। प्रश्न 10, महाभोज उपन्यास किसका है, तो महाभोज उपन्यास मनु भंडारी का है, ऑप्शन ब। प्रश्न 11, माता का अंचल पाठ के लेखक हैं, तो माता का अंचल जो कृतिका में पाठ है उसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। प्रश्न 12 देखिए, तुलसीदास की रचना है, तो उनकी रचना है रामचरितमानस, ऑप्शन ब बिल्कुल सही उत्तर। आगे प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 रिक्त स्थान है, प्रत्येक 1 अंक का होगा। पहला प्रश्न, संज्ञा और सर्वनाम की खाली स्थान शब्द विशेषता बताते हैं, तो इसमें होगा विशेषण। विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताते हैं, विशेषता। प्रश्न 2, अविकारी शब्द ही खाली स्थान कहलाते हैं, तो अविकारी शब्दों को ही अव्यय कहते हैं, अव्यय। प्रश्न 3, जोर जोर से बरसात हो रही है, वाक्य में खाली स्थान क्रिया विशेषण है, तो कौन सा है, रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। प्रश्न 4, यह पुस्तक मेरी है, वाक्य में खाली स्थान विशेषण है, तो कौन सा विशेषण है, यह है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण होगा। प्रश्न 5, क्रिया का फल कर्म पर न पढ़कर कर्ता पर पड़ता है, तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक। प्रश्न 6, किसी शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं, तो शब्दों के अंत में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। आगे देखिए प्रश्न 3, निर्देश, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 6 अंक का गद्यांश है, 6 ही प्रश्न है इसमें, प्रत्येक 1 अंक का। गद्यांश देखिए, सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की प्रक्रिया अनवरत बाल रही है, एक क्षण का विराम नहीं। इस सार्वभौमिक वर्ण वृत्ति से उसका अनर्थ कभी नहीं होता। यदि छात्रवृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य
अलग रखती, पर इस युग में दोनों का विलक्षण सहयोग हो गया है। वर्तमान अर्थोन्माद को शासन के भीतर बनाए रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। आगे देखिए प्रश्न पहला, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? तो इसका उचित शीर्षक होगा भय या छात्र धर्म। भय या छात्र धर्म। छात्र धर्म होता है क्षत्रियों वाला धर्म। प्रश्न 2, एक देश को दूसरे भय के कारण कैसे हो गए हैं? तो कैसे कारण हो गए हैं? स्थायी हो गए हैं। स्थायी कारण हो गए हैं। इसका उत्तर होगा स्थायी। सबल और निर्बल देशों के बीच क्या अनवरत चल रही है? तो उनके बीच शोषण की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। शोषण की प्रक्रिया। प्रश्न 4, छात्रवृत्ति किस वृत्ति से भिन्न है? तो छात्रवृत्ति वर्णवृत्ति से भिन्न है। वर्णवृत्ति से भिन्न है। प्रश्न 5, उच्च और पवित्र आदर्श के लिए किसकी प्रतिष्ठा आवश्यक है? तो उस छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। छात्र संघ की। अंतिम प्रश्न, सबल शब्द का विपरीत अर्थक गद्यांश में छांटकर लिखिए। तो इसका विपरीत अर्थक होगा दुर्बल। आगे देखिए गद्यांश। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उठ तेरे कंधों पर, उठ राष्ट्र तेरे कंधों पर, बड़े प्रगति के प्रांगण में पृथ्वी को या रख दिया उठाकर तूने नभ के आंगन में। तेरे प्राणों के जोरों पर लहराते हैं देश सभी, चाहे जिसे इधर कर दे तू, चाहे जिसे उधर क्षण में। मत झुक जाओ देश प्रभंजन, गिरी को देख न रुक जाओ, और न जम्बुक से मर्गेंद्र को देख से हम कर लुक जाओ। झुकना रुकना लुकना ये सब कायर की सी बातें, बस तुम वीरों को निध से बढ़ने को उत्सुक पाओ। अपनी अविचल गति से चलकर नियति चक्कर की गति बदलो। बढ़ो चलो बस बढ़ो चलो, हे युवक निरंतर बढ़े चलो। देश धर्म मर्यादा की रक्षा का तुम व्रत ले लो। बढ़े चलो हे युवक तुम बढ़े चलो। ये पद्यांश था हमारा। इसमें से प्रश्न देखिए, कुछ इस प्रकार से प्रश्न होंगे हमारे। पहला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित काव्यांश का उचित शीर्षक होगा देश की युवा शक्ति। किसको संबोधित कर रहा है? देश की युवाओं को। तो युवा शक्ति लिख सकते हैं हम। प्रश्न 2, तरुण किसकी रक्षा का व्रत ले? तो तरुण देश धर्म मर्यादा की रक्षा का व्रत लें। देश की, धर्म की और मर्यादा की रक्षा का व्रत लें। तरुण होते हैं युवा। प्रश्न 3, अपनी अविचल गति से चलकर। पंक्ति में अविचल गति से क्या तात्पर्य है? तो पंक्ति में अविचल गति से तात्पर्य है युवा नियंत्रण न खोएं। अपने आप पे नियंत्रण न खोएं, लगातार चलें। लगातार चलने वाली जो गति है। कवि राष्ट्र को किसके द्वारा किस प्रांगण में पहुंचाना चाहता है? तभी कवि राष्ट्र को युवाओं के द्वारा और विकास के प्रांगण में पहुंचाना चाहता है। युवाओं के द्वारा विकास के प्रांगण में पहुंचाना चाहता है। देश के नवयुवकों के प्राणों में जोश से क्या परिणाम निकलते हैं? तो देश के नवयुवकों के प्राणों के जोश से देश लहराते हैं, अर्थात देश खुशहाल बनता है। देश खुशहाल बनता है। खुशियाँ ही खुशियाँ युवाओं के जोश से पैदा हो जाती हैं। कवि ने कायर की क्या विशेषता बताई? तो कवि ने कायर की विशेषता रुकना, झुकना और लुकना। रुकना, झुकना, किसी के सामने झुकना नहीं और लुकना नहीं, मतलब छुपना नहीं। ये सब कायरों की विशेषता बताई है। आगे देखिए प्रश्न 5 जो होगा वो खंड ब में होगा। हमने अ खंड पूरा किया, अब खंड ब होगा। खंड ब में देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में दीजिए। 7 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो इसमें 4 प्रश्न हो गए हमारे। 5वां प्रश्न देखिए, फसल कविता का मूल भाव अपने शब्दों में दीजिए। तो फसल कविता का मूल भाव अपने शब्दों में। अब खंड स देखिए, प्रश्न 12 का शुरू होता है, निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। गद्यांश दिया गया पठित। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रस स्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। यह था लखनवी अंदाज पाठ से गद्यांश। प्रश्न है, इसमें 4 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। खीरे की फांकों पर मसाला कैसे लगाया? तो नवाब साहब ने खीरों की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक के लगाया। प्रश्न 2, नवाब साहब के प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों की स्फुरण से क्या स्पष्ट था? तो उनके मुख से स्पष्ट था कि खीरे के रस आस्वादन की कल्पना से उनका मुख स्पष्ट प्लावित हो रहा था, अर्थात खीरे की कल्पना से उनके मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब क्या दिखावा कर रहे थे? तो नवाब साहब अपने रईस बनने का दिखावा कर रहे थे। नवाब साहब ने खीरे की क्या विशेषता बताई? तो नवाब साहब ने बताया कि ये लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरा है लखनऊ का, बड़ा लजीज स्वाद होता है। आगे देखिए प्रश्न 13, प्रस्तुत पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश से 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। पहली पंक्ति है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सोपन देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। ये एक पद्यांश था। इसका पहला प्रश्न, कवि किसकी गाथा गाने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है? तो उन अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सुखद पलों की गाथा गाने में असमर्थ हैं। कवि को कौन सा सुख नहीं मिला? तो कवि को अपनी पत्नी का सुख नहीं मिला, अपने दाम्पत्य जीवन का। आगे देखिए, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आशय है कि अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए चांदनी रातों में जो सुखद पल हैं उसको लोगों के सामने नहीं लाना चाहता। खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातों का अर्थ है, तो उसका अर्थ है कि प्रेमिका के साथ बिताई हुए उन सुखद बातों का, सुखद स्मृति का। प्रश्न 14, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो या इसमें अथवा में प्रश्न है, सेनानी न होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव को कहा है कि तुम एक चिकनी मटकी के समान हो जिस पे पानी नहीं ठहरता। दूसरा बताया है कि तुम तो कमलिनी के पत्तों के समान हैं जिस पे जल की बूंदें भी नहीं ठहर पाती। और उद्धव ने भरमर के माध्यम बना करके भंवरे को माध्यम बना करके उद्धव को उलाहने दिए हैं। और चश्मे वाले को कैप्टन इसलिए कहते थे कि वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहुत इज्जत करता था और उसमें देशभक्ति की भावना थी, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे वो चश्मा बदल दिया करता था। उनकी देशभक्ति को देखकर ही लोग उन्हें कैप्टन कहते थे। प्रश्न 15, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। ये जो पाठ है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। तो इसमें बताते हैं लेखक कि साहस और वीरता होना एक व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण हैं, लेकिन उसके साथ राम की तरह क्या हो, विनम्रता हो, तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और इसकी विपरीत है लक्ष्मण की साहस वीरता तो उनमें थी लेकिन विनम्रता नहीं थी, जिसके कारण उन्हें अपमान का सामना करना पड़ता। संगीतकार जैसी व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? तो संगीतकार जैसे व्यक्ति हर क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं, चाहे वह घर हो, चाहे हमारा कार्य क्षेत्र हो, स्कूल कॉलेज हो, अन्य कहीं भी
ऐसे व्यक्ति दिखाई दे सकते हैं, समाज में भी दिखाई दे सकते हैं, जिनको अपने काम का श्रेय नहीं मिलता लेकिन काम उन्हीं के द्वारा चलता है। प्रश्न 16, सूरदास जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। तो सूरदास जी का जन्म 1478 को रुणकता गांव में हुआ। दूसरी मान्यता के अनुसार दिल्ली के निकट से ही गांव में हुआ। वे जन्म से अंधे थे। इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था और इनकी 3 रचनाएं थी, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। कृष्ण भक्त कवि थे। वृंदावन के श्रीनाथ मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन किया करते थे। आगे रामवृक्ष जी के कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में लिखिए। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार में हुआ था। इनकी रचनाएं हैं गुलाब और फूल आदि, और इनका जो अनेक रचनाएं हैं उनके बारे में आपको लिखना है। प्रश्न 17, निम्न में से किसी एक विषय पर 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 4 विषय हैं, पर्यावरण प्रदूषण, कन्या भ्रूण हत्या, मोबाइल का बढ़ता प्रचलन, मेरे प्रिय कवि तुलसीदास। तो आपको परीक्षा की दृष्टि से चारों निबंध याद कर लेने हैं और जो भी अच्छा लगे उस पर आप निबंध लिख सकते हैं। 5 अंक का होगा। अंतिम प्रश्न है, अपने आप को सुनील मानते हुए अपने मित्र विनोद को जीवन में अनुशासन के महत्व को बताते हुए एक पत्र लिखिए। तो अपने मित्र को लिखना है कि अनुशासन जीवन में क्यों ज़रूरी है। आपको पत्र लिखना है अथवा में है कि अपने प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखनी है कि पुस्तकालय जो है हमारा स्कूल का, उसमें पुस्तकें नहीं हैं, पर्याप्त पुस्तकें नहीं हैं, तो आप कैसे भी करके पुस्तकें उपलब्ध करवाएं हमें। तो ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र था, जिसमें 18 प्रश्न आए और 18 प्रश्न 70 अंक के थे। तो ये जो पेपर है, जिनका पेपर नहीं हुआ वो इसको अपना हल कर सकते हैं। जिनका पेपर हो गया वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका पेपर कब हुआ, और जिनका होना बाकी है वो भी कमेंट करें कि उनका पेपर कब लगने वाला है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।